दोस्तों, हम लोगों ने जो हिंदी व्याकरण के लिए सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें से इसका मुख्य जो उद्देश्य है बीपीएससी मेंस प्लस जो एईडीओ के एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहे हैं उसको क्रैक करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना था और क्या क्या उसमें करना है। तो जो हम लोग का पहला जो टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण का, ठीक है। हिंदी व्याकरण में हम लोग को उससे पहले एक बात और समझ लेते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक ना। व्याकरण किसे कहते हैं यानी हिंदी व्याकरण किसे बोलते हैं। तो जो भाषा होता है ना, भाषा का है ध्वनि का रिप्रेजेंटेटिव होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो ध्वनि होता है ना, उसको हम लोग जो रिटेन फॉर्मेट में लिखते हैं वहीं जो उसी को क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। तो भाषा को जो डेवलप करना है तो उसके लिए कुछ नियम बने होते हैं, ठीक ना। कुछ नियम होते हैं एवं कुछ उसके सिद्धांत होते हैं, ठीक ना। सिद्धांत होते हैं, नियम और सिद्धांत जो होता है जो सबके लिए क्या होते हैं, सर्वमान्य होते हैं। यानी कि सब इसको फॉलो करते हैं और उसी जो नियम और सिद्धांत का सर्वमान्य समूह है, ठीक ना, उसी समूह को क्या कहते हैं हम लोग, व्याकरण कहते हैं। बात समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो व्याकरण है, ठीक ना, ये रूल्स एंड रेगुलेशन का क्या है, ग्रुप है, समूह है। बात समझ में आ गया। रूल्स रेगुलेशन किसके लिए बना है, भाषा को डेवलप करने के लिए। और रूल्स रेगुलेशन जो है सब इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको व्याकरण बोलते हैं, ठीक। जो व्याकरण में हम लोगों को देखना है यहाँ पर, तो हम लोगों को 3 बातों को ध्यान में रखना है। कितने बातों को, 3 बातों को ध्यान में रखना है। क्या है, पहला वो है वर्ण, ठीक ना। उसके बाद हम लोग जो दूसरा टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे शब्द, और तीसरा जो बात होगा वो होगा वाक्य, ठीक ना। ये 3 चीज़ होते हैं जो व्याकरण के माध्यम से हम लोग व्याकरण के में हम लोग वर्ण, शब्द और वाक्य, ये 3 चीज़ों पर मुख्यतः रूप से फोकस करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि वर्ण विचार, ठीक ना, वर्ण विचार क्या है, तो वर्ण विचार कहने का मतलब क्या है, जो वर्णमाला होता है ना, वर्णमाला का जो अध्ययन कहलाता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ण विचार। बात समझ गए, यहाँ तक तो ठीक है, क्लियर है। या फिर और हम लोग बात करें इसी को और एक अच्छा वे में बात करें, तो जो वर्ण होते हैं ना, उसके रूप, ठीक ना, उसका रचना, उसका संगठन तथा उसका जो प्रयोग है, उसी का, ठीक ना, उसका अध्ययन जो होता है उसी को क्या कहते हैं, वर्ण विचार बोलते हैं। बात यहाँ तक तो पूरे क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं रूप, रचना, संगठन और प्रयोग का अध्ययन ही वर्ण विचार, तो एक उदाहरण के तौर पर समझे, जैसे क है, ठीक ना। तो क है, तो जब हम क बोल रहे हैं तो उसके साथ है अ भी बोल रहे हैं। बात समझ में आ रहा। तो जो क है, क पर अगर हलंत लगा देते हैं प्लस में अ, ठीक ना। तो ये देखिए एक और बात याद रखिए, ये जो क है ना, ये प्योर क लिखा हुआ है, प्योर क है। लेकिन ये जो अ है, अच्छा ये अभी हम लोग बाद में समझेंगे कि भावेल क्या होता, ठीक ना, भावेल वगैरह, अभिव्यंजन वगैरह हम लोग बाद में समझेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये क जो है ये प्योर क है।
अगर ओरिजिनल क लिखने के लिए बोला जाए तो क पे हलंत लगा रहता, और ये अ जो है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ण है, हेल्पिंग वर्ण है। तो हम क्या कर रहे हैं, वर्ण का विचार कर रहे हैं। मान ली क किस किस से बना है, इसका संरचना किस से बना है, इसका संगठन किस से हुआ, तो क हलंत प्लस अ मिलकर ओरिजिनल यहाँ पर क बनाया है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, वर्णमाला का एनालिसिस कर रहे हैं। ये हो जाता है आपका, ये क्या हो गया, एक वर्ण हो गया। ठीक ना, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है। एक और बात है कि अगर कभी ये भी आ जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए, वर्ण हो गया और प्लस में माला हो गया। माला कहने का मतलब क्या हो जाता है, ग्रुप बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समूह, हिंदी में समूह बोलते हैं। तो क्या करने हम लोग, वर्णों का जो व्यवस्थित तरीका है, ठीक ना, वर्ण होते हैं, वर्णों के जो व्यवस्थित समूह है, ठीक ना, उसी को हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। बात समझ में, जो वर्ण है, वर्ण के जो व्यवस्थित समूह है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, बात आ रहा था कि अब एक और बात है कि वर्ण है क्या, ठीक ना। तो एक इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे हम लोगों को समझना, जब ये चीज़ों के एनालिसिस करेंगे तो जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे इजीली पूर्वक। तो वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण जो होता है, वर्ण मूल ध्वनि को बोलते हैं, ठीक ना, मूल ध्वनि को बोलते हैं, जिसका क्या हो, जिसका खंड ना हो, ठीक ना, खंड ना हो, उसको क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात बोल रहे हैं, जैसे अ हो गया, तो अ हो गया ना, इसका हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अब अ बोल रहे हैं तो ये एक है, अब अ का ऐसा नहीं है कि तोड़ के हम कुछ और बना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे ई हो गया, ठीक ना, इसको तोड़ेंगे तो ऐसा नहीं पॉसिबल, टूट भी नहीं करेगा, ठीक ना। टूट कर मतलब कहने का मतलब है कि फिर इससे दूसरा कोई वर्ड नहीं आएगा तोड़ने के बाद, फर्दर तोड़ने के बाद। यानी कि जिसको तोड़ने के, हम लोग फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़े थे कि एलिमेंट किसे कहते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, ऐसा नहीं उसको तोड़ने के बाद फिर एक दूसरा कोई एलिमेंट मिल जाएगा। उसी तरीके से वर्ण होता है। वर्ण ऐसा है कि जब आप ये ध्वनि का मूल रूप होता है, जब इसको तोड़ेंगे तो कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं मिलेगा, ये होता है वर्ण, ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लिया, और उदाहरण के तौर पर जैसे क से लेकर ग तक हो, ये सब क्या होता है, वर्णमाला होता है। ठीक है, अब एक और बात समझ लेते हैं कि ये जो वर्ण है, ये जो ध्वनि होती है ना, यानी भाषा जो होता है, भाषा का सबसे छोटी लिखित इकाई है, सबसे छोटी, ठीक ना, लिखित इकाई है। बात समझ रहे हैं क्या, हम लोग जो भाषा बोलते हैं, कोई भी शब्द बोल रहे हैं, ठीक ना, तो भाषा बोल रहे हैं तो हम लोग भाषा को कुछ लिखेंगे ना, रिप्रेजेंटेशन सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें से सबसे छोटी जो यूनिट है, उसी सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ण बोलते हैं। बात समझ में। वर्ण क्या है, एक साउंड का, जो साउंड बोल रहे हैं, तो साउंड में मूल रूप से एक शब्द होगा, चाहे वर्ड लेटर होगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खंड नहीं कर सकते हैं फर्दर, ठीक ना। तो ये होता है वर्णमाला। अब अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा एक, आप जैसे कि बाद में हम लोग और देखेंगे, तो वर्ण का जो प्रकार होता है, वर्ण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का, ठीक ना। क्या है भाई, स्वर, और दूसरा क्या है, व्यंजन। बात समझ में, स्वर और व्यंजन है। वर्ण कितने प्रकार का, दो प्रकार का। चल थोड़ा सा हम लोग बाद में इसको समझेंगे, यहाँ तक को हम लोग इसको थोड़ा सा मतलब आगे है, इसको पढ़ना है,
बट यहाँ पर थोड़े से विराम डालते हैं, आपने अलग टॉपिक पर चलते हैं। अब हो गया दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, अक्षर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अक्षर। ठीक ना। अक्षर का होने मतलब है, देखिए इसको थोड़ा सा अगर हम लोग तोड़ें, सॉरी, तो अक्षर जो है इसको अगर हम लोग ब्रेक करें, अ प्लस क्षर होता है। ठीक ना। क्षर का मतलब यहाँ पर क्या होता है? क्षर का मतलब होता है जो नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन जब इसमें पहले वर्ड लग गया अ, ठीक ना, तो अ जब लग गया तो वो क्या कर देता है, उसके मीनिंग को चेंज कर देता है, उल्टा कर देता है। तो कहने का मतलब है कि अक्षर वह वर्ण है जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें, उदाहरण के तौर पर देखें तो क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, ये सब अंग हो गया। ठीक ना। तो ये क्या है? एक अक्षर है। ठीक ना। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें कि हम लोग अभी क्या देखें कि अक्षर देखें, ये अक्षर जो होता है और भी है, मतलब आपका जितने भी व्यंजन हैं, साथ ही साथ में आपका जो वो स्वर है, वो सब के सब क्या है? अक्षर ही हैं। अगर हम लोग और बात करें कि जैसे कि मान लीजिए कि क लिखे हैं, तो क के अंतर्गत क्या क्या आएगा? क क्या है? क अपने आप में एक अक्षर है, अक्षर है ना। तो जब हम क को ब्रेक करेंगे तो क हलंत अ लिखेंगे। ठीक है। तो क क्या हो गया? क अपने आप में वर्ण हो गया। अ क्या हो गया? अ एक वर्ण भी है और साथ ही साथ अक्षर भी है। बात समझ में आ गया? ये हो गया आपका थोड़ा सा क्लैरिटी हुआ कि जब अगर हम क ओरिजिनल लिखे हैं तो इसमें क्या क्या है। ये क एक अक्षर है, ठीक ना, जिसमें एक वर्ण है क के तौर पर, क हलंत, और साथ में अ जो है वर्ण भी है, साथ ही साथ एक अक्षर भी है। ठीक ना। तो अगर हम लोग बात करें कि अक्षर जो था, अक्षर क्या होता है, तो अक्षर में आपको वर्ण भी मिलेगा और साथ ही साथ वर्ण भी है, और साथ ही साथ ये जैसे कि सॉरी, इसको हम लोग बताना चाहें तो अक्षर जो है ये आपका स्वर भी है और व्यंजन में भी देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक याद रखने की, मतलब समझने की बात था, इसको समझना चाहिए। हम लोग फिर आगे थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम लोग थोड़ा और बात करें कि जो भाषा होता है, ठीक ना, तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होता है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होता है उसको हम लोगों ने क्या बोला था? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोगों ने ध्वनि बोला, ध्वनि या फिर इसको वर्ण भी बोला था। तो ध्वनि कब होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई? ये जब अलिखित रूप से हो, यानी क्या हो, ये मौखिक फॉर्मेट में हो। अलिखित फॉर्मेट में कहने का मतलब है अलिखित हो। यही जब वर्ण जो भाषा की सबसे छोटी इकाई कब होगा? जब हम इसको अपने भाषा को क्या कर रहे हैं, जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जब हम उसको लिखने में स्क्रिप्ट के तौर पर हम लोग यूज करने लगे, तो वर्ण का हो जाएगा उस स्थिति में सबसे छोटी इकाई होगा, सबसे छोटी इकाई होगा। तो ये कौन से फॉर्मेट में?
ये लिखित फॉर्मेट में, लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ी सी और आगे चलें, तो जो भाषा होता है, ठीक ना, जो भाषा होता है, तो भाषा का सबसे छोटी जो यूनिट है, भाषा का जो सबसे छोटी जो सार्थक यूनिट है, इकाई है, हम लोगों ने उसको क्या बोला, सार्थक इकाई, इसको क्या बोला, वर्ण बोला। ठीक ना। और जब वर्ण मिलकर, जब ढेर सारे वर्ण मिलते हैं तो वर्ण बोलिए या ध्वनि बोलिए, तो ये वर्ण जब मिलेंगे तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, ये फॉर्मेशन करेंगे शब्द का। किस चीज़ का, तो शब्द का फॉर्मेशन करेंगे। अब यही शब्द जब सार्थक रूप से मिलते हैं तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, वाक्य के। बात समझ में आ गया। तो वर्णों के सार्थक मेल को क्या बोलते हैं, हम लोग शब्द बोलते हैं, और शब्दों के सार्थक मेल को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। ठीक ना। यही वाक्य जो होता है, वाक्यों के सार्थक मेल जो होता है, वहीं आपका गद्यांश वगैरह हो जाता है। ठीक ना। तो एक बात यहाँ पर समझने की क्या बात था कि जो भाषा है, ठीक ना, तो भाषा की जो सार्थक सबसे छोटी इकाई जो क्या था, वर्ण या ध्वनि था। और जो उसमें सार्थक कुल मतलब वर्ण वर्ण मिलाने के बाद जो सबसे छोटा, उसके बाद जो कोई शब्द बनता है तो वो आपका ध्वनि होता है। और उसके बाद, ठीक ना, भाषा की सबसे बड़ी इकाई अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई किसका, सबसे बड़ी इकाई भाषा का, तो कौन है, वो है वाक्य। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक ये क्लियर होगा। अब थोड़ी सी एक और बात को समझते हैं कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। वर्ण विच्छेद कहने का मतलब होता है, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे संधि विच्छेद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संधि विच्छेद पढ़ेंगे। ठीक ना, संधि विच्छेद। उसी तरीके से वर्ण विच्छेद विच्छेद भी है। मतलब क्या, कहने का मतलब क्या है कि जो वर्ण है ना, ठीक ना, तो वर्ण जो बना है किस चीज़ से बना है, स्वर या तो ये व्यंजन हो सकता है। तो जब हम लोग वर्ण को क्या कर रहे हैं, उसमें से स्वर और व्यंजन को सेपरेट कर रहे हैं, मतलब अलग अलग तोड़ रहे हैं। अब उनको तोड़ने के बाद अलग अलग करने का जो विधि होता है, सेपरेट करने का जो विधि यानी प्रोसेस होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को हम लोग वर्ण विच्छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण विच्छेद बोलते हैं। बात समझ में आ गया। जैसे संधि विच्छेद करेंगे, ठीक ना, तो वो संधि विच्छेद में क्या होता है, जो एक बड़ा वर्ड होता है, शब्द होता है, और शब्द को जब हम तोड़ते हैं उसको दो भाग में, ठीक ना, तो वही क्या करते हैं, संधि विच्छेद होता है। अब इसी तरीके से वर्ण विच्छेद होता है। तो वर्ण को क्या करेंगे, जो वर्ण है उसको हम लोग तोड़ेंगे, जैसे स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ण विच्छेद बोलते हैं। ठीक है। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग समझें, उदाहरण के तौर पर, तो उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें, जैसे स हो गया, ठीक ना, तो इसमें स हलंत प्लस अ। बात समझ में गया। तो स क्या है, ये आपका एक अक्षर है ना। यहाँ पर अ क्या है, ये आपका एक स्वर है, और साथ ही साथ ये अक्षर भी है। और जो स पर हलंत जो लगा है, स पर जो हलंत लगा है, ये क्या है, ये एक प्रकार का ये भी वर्ण है। बात समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने क्या किया, मतलब वर्ण विच्छेद किया।
उसी तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पर और दूसरा देखें, जैसे मान के चलिए कि ये कमल है। क्या है? कमल। तो ये क्या है? क प्लस म प्लस ल ना, क धन म धन प्लस ल धन ल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? अब इसका हम लोग फिर क्या कर रहे हैं? अब हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण विच्छेद करने का मतलब है कि अब हम क हलंत प्लस अ जोड़ेंगे, म हलंत प्लस अ जोड़ेंगे, ल हलंत प्लस अ जोड़ेंगे। बात समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा वर्ण विच्छेद। बात समझ में आ गया? यहाँ तक तो ठीक है। एक क्वेश्चन अगर हम लोग ये लिखें कि ये बताइए कि जो कमल वर्ड है, शब्द है, ठीक है ना, तो कमल शब्द में कितने वर्ण हैं? तो वर्ण कितने हैं? वर्ण क भी वर्ण है, अ भी है, म भी है, अ है, फिर ल है, फिर अ है। तो ये टोटल 6 है। अब बात अगर हम लोग कर रहे हैं स्वर वर्ण कितने हैं, तो स्वर वर्ण कितने हैं? 1 2 3, तो 3 है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें व्यंजन वर्ण कितने हैं? व्यंजन वर्ण कितने हैं? 3। अब अगर हम लोग बात करें कि अक्षर कितने हैं, तो अक्षर कितने हैं? तो अक्षर 3 है। कहाँ 3 अक्षर है भाई? तो अक्षर अपने पास क म ल। तो अक्षर के तौर पर कौन है? क है, म है और ल है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक एक और एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं। मान के चलिए, ठीक है ना, मान के कर हम लोग अगर समझे तो लखन है। ठीक है। क्या? लखन। तो लखन को हम लोग क्या करेंगे? पहले किस में तोड़ेंगे? अक्षर में तोड़ेंगे। तो अक्षर में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये ल बनेगा प्लस ख बनेगा और प्लस न बनेगा। अब इसको हम लोग फिर क्या करेंगे? वर्ण में तोड़ेंगे। किस में? वर्ण विच्छेद करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा ल प्लस अ। अच्छा, ल पर हलंत रहेगा। उसी तरीके से ख पर हलंत प्लस अ। उसी तरीके से न रहेगा, न पर हलंत रहेगा, प्लस में अ रहेगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ से हमारे क्या हो गया? वर्ण विच्छेद हो गया। अब अगर हम लोग एक और बात करें क्वेश्चन के तौर पर, तो इसमें अगर हम लोग बात करें कितने वर्ण हैं, तो वर्ण कितने हैं भाई? तो वर्ण तो दिख रहा है कि 6 है, क्योंकि जो वर्ण होता है स्वर और व्यंजन दोनों है। तो ये हो गया। अब आ रहा है कि स्वर वर्ण कितने हैं? स्वर, ये हो गया एक स्वर वर्ण, दूसरा का व्यंजन वर्ण, हो गया ना। तो स्वर वर्ण कितने हैं? 3 है। व्यंजन वर्ण कितने हैं? ये भी 3 है। व्यंजन वर्ण के तौर पर ल पर हलंत है, ख पर हलंत है और न पर हलंत है। स्वर व्यंजन के तौर पर 3 गो अ है। हो गया। हम लोग वर्ण जो दिखे इसको वर्ण बोलते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि इसमें अक्षर कितने हैं, इसमें अगर हम लोग बात करें तो अक्षर कितने हैं, तो अक्षर के तौर पर क्या हो गया? हम लोगों का ल हो गया, ख हो गया और न हो गया। बात समझ में आ गया? ये क्लियरिटी होना चाहिए कि वर्ण किसको बोलते हैं, स्वर वर्ण किसको बोलते हैं, व्यंजन वर्ण किसको बोलते हैं और अक्षर किसे बोलते हैं। आई थिंक इस एग्जाम्पल के तौर से क्लियर हो रहा है कि वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। एक और एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें कि जैसे प्रकाश हो गया। क्या है? प्रकाश। तो इसको हम लोग प लिखेंगे, का लिखेंगे और प्लस स लिखेंगे, यही है ना। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? ये अपने पास अक्षर, ये अपने पास कितने अच्छा अक्षर होंगे? 3 अक्षर हो गए। कितने अक्षर हो गए? 3। तो यहाँ तो अक्षर अपने पास दिख गए, अक्षर 3। बात आ रहा है कि अब इसका हम लोग
अलग अलग कैटेगरी देंगे, मतलब स्वर वर्ण कितने हैं और हम लोग व्यंजन वर्ण कितने हैं। बात समझ में है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के तौर पर अगर हम लोग फिर इसको फर्दर क्या करें तो प हो जाएगा, ठीक ना। प, उसके बाद र है, आधा र है, फिर अ हो गया, उसके बाद क हो गया, आ प्लस में आ हो गया, आ प्लस में स हो गया, स हो गया, आ प्लस में अ हो गया। यहाँ तक तो ठीक है। अब आ रहा है बात कि व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो व्यंजन वर्ण की बात करें तो यहाँ भी, यहाँ पर प हो जाएगा, साथ ही साथ र हो जाएगा, क और स। तो ये कितना हो गया? 4। बात आ रहा है कि स्वर व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो अ हो गया, आ हो गया, फिर अ हो गया, तो ये कितना हो गया? 3। ये इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे कि अक्षर, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण को हम लोग अलग फर्दर क्या कर लेंगे, ब्रेक करके काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। टोटल वर्ण कितना था, तो यहाँ पर अगर हम लोग टोटल अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण कितने हैं, टोटल कितने वर्ण हैं अपने पास? 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7, तो टोटल वर्ण 7 है, ठीक है ना। यहाँ तक आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग जो अब आते हैं कि वर्ण पर जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो वर्ण कितने प्रकार का होता है? वर्ण अपने पास 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण, ठीक। दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग? व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। अब आ रहा है कि स्वर किसे कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद समझेंगे हम लोग व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो स्वर उसको कहते हैं जिसका उच्चारण, ठीक ना, उच्चारण का हो, बिना अवरोध का हो। क्या हो? बिना अवरोध का हो, बिना अवरोध का हो। ये, या हम और भी कह सकें कि ये एक प्रकार का स्वतंत्र ध्वनि है, ठीक ना। मतलब किसी इसका उच्चारण करने में किसी दूसरे का मदद नहीं लिया जाता है। ये खुद अपने, जब हम अ बोल रहे हैं तो किसी दूसरे का हेल्प नहीं लेना पड़ रहा है। आ बोल रहे हैं तो किसी दूसरे का हेल्प नहीं कर लेना पड़ रहा है। ए बोल रहे हैं तो ये क्या है, एक प्रकार का इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र ध्वनि है, ठीक ना। इसीलिए इसको हम लोग आत्मनिर्भर ध्वनि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आत्मनिर्भर ध्वनि, आत्मनिर्भर ध्वनि भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक तो आई थिंक कि ये आपको क्लियर होगा, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें किसकी? व्यंजन की। हम लोग बात करें किसका? व्यंजन की। तो आइए थोड़ा सा व्यंजन की बात करते हैं। हम लोग आम बोलचाल के भाषा में कभी कभी व्यंजन हम लोग सब्जी को भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सब्जी, जो हम लोग खाते हैं। और वो सब्जी में आप देखे होंगे कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिलाकर बनता है। उसी तरीके से ये जो अपना व्यंजन है, ये व्यंजन क्या है? इसका उच्चारण जो होता है, उच्चारण जो होता है स्वरों के मदद से होता है। बात समझ में आया? इसलिए व्यंजन को हम लोग क्या बोलते हैं? आश्रित,
आश्रित वर्ण भी बोलते हैं इसको, या आश्रित ध्वनि भी बोलते हैं। बात समझ में आ गया? यहाँ तक तो ठीक है कि व्यंजन किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। अब हम लोग एक एक करके, अब पहले एक हम लोग स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ये तो समझ गए। अब स्वर के प्रकार को भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि स्वर जो वर्ण है, स्वर जो वर्ण है, इसके थोड़ा सा हम लोग टाइप को देखते हैं। अच्छा, एक और बात हम लोगों ने क्या देखा था, जो स्वर वर्ण है इनकी संख्या कितना है, 11 है। कितना है टोटल, 11 है, ठीक ना। और जो व्यंजन है, ठीक ना, इसकी जो संख्या कितना है, वो है आपका 33। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे कौन है, कहाँ है, क्या है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा हम लोग एक फॉर्मेट में चलते हैं जिससे थोड़ा समझने में और एनालाइज करने में इजी हो, ठीक ना। ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण कितने प्रकार का होता है, ये जो होगा मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का, 3। तो एक को हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर, या इसी को हम लोग मूल स्वर भी बोलते हैं। दूसरा जो होता है दीर्घ स्वर, ठीक ना। एक होता है प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार का होगा, ठीक ना। स्वर वर्ण 3 प्रकार का है। अब अगर बात करें ह्रस्व स्वर की संख्या कितना होता है, तो ये आपको 4 होता है। दीर्घ स्वर जो होता है ये कितना होता है, 7 होता है। एक प्लुत स्वर होता है जो कि इसको हम लोग, अच्छा हम लोग अभी ने क्या बोला कि जो स्वर वर्ण होता है 11 होता है। तो ये थर्ड वन कहाँ से आ गया, हाँ थर्ड वन भी है जो हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे सॉरी। तो आइए हम लोग थोड़ा सा एक एक करके समझते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग 4 किसको बोल रहे हैं, जैसे अ हो गया, ठीक ना, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, ठीक ना। उसके बाद जो री है ये, तो ये अपने का है ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर कहने का मतलब क्या है, अच्छा अभी डिफिनीशन नहीं समझ रहे, कौन कौन आते हैं उसको समझते हैं। कि आ हो गया, बड़ा ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, उसके बाद ए हो गया, ए, ओ और औ, ये हो जाएंगे क्या, ये दीर्घ स्वर, ठीक है। यहाँ तक तो अपना क्लियर है। एक नोट में बात मेंशन कर लीजिएगा कि जब हम लोग उच्चारण करते हैं, ठीक ना, यानी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो जब उच्चारण करते हैं ना, तो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर जो स्वर वर्ण है वो 10 ही होते हैं। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि जो री है ना, री को हम लोग स्वर नहीं उच्चारण के दौरान मानते हैं, ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। एक और बात नोट के ही तौर पर मेंशन कर लीजिए। दूसरी बात, जो अन है या फिर अह है, ये न तो पूरी तरीके से स्वर है और न ही ये पूरी तरीके से
व्यंजन है। बात समझ में आ गया। तो अन अ जो दोनों है, ये तो ना तो पूरी तरीके से आपका अ है, सॉरी स्वर है, और ना ही पूरी तरीके से व्यंजन है। तो ये मेडिएटर के तौर पर यूज होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं अयोग वाह। अयोग वाह कौन बोलता है? एक हिंदी के प्रकांड विद्वान है, ठीक ना। कौन है? पंडित किशोरी दास वाजपेयी, ठीक ना। उनका कहना है कि जो अन्न और अह जो है एक अयोग वाह है, क्योंकि ये न तो पूरी तरीके से स्वर है और न पूरी तरीके से व्यंजन है, इसलिए इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? इसको हम लोग अयोग वाह में रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। आइए हम लोग और थोड़ी सी बात करते हैं। अगर हम लोग पंडित किशोरी दास वाजपेयी जी की बात अगर करें तो इनको ना हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। और पाणिनि कौन है? पाणिनि एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान है संस्कृत का, ठीक ना। संस्कृत जो व्याकरण है संस्कृत का, उसमें पाणिनि जो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान है, उसी तरीके से पंडित किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी व्याकरण में इनको पाणिनि बोला जाता है, ठीक ना। एक और नोट में लिख लेना है, 3rd नंबर नोट पर क्या लिखना है, जो अ है और उस पर चंद्रमा जो लगा रहता है, तो इसको ना आवगत स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, आगत स्वर। क्या बोलेंगे इसको? आगत स्वर। आगत स्वर समझ रहे हैं? कहने का मतलब है ना, ये जो स्वर है ये इंडियन कल्चर में नहीं डेवलप हुआ, बल्कि ये जो फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक ना, फॉरेन लैंग्वेज, ये वहाँ से इसको लिया गया है। बात समझ रहे हैं? लिया गया है, ठीक ना। जैसे कि हम लोग कुछ वर्ड होते हैं, अगर हम लोग बात करें, जैसे डॉक्टर हो गया, ठीक है, तो डॉक्टर में जब हम लिखेंगे तो ये वाला आल का साइन लगाते हैं, ये वाला आ का, सॉरी चंद्रमा नहीं, तो ये आगत स्वर है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियरिटी है। अब अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा और, तो जो हम लोग बात कर रहे थे स्वर का टाइप यानी प्रकार, स्वर का प्रकार की बात करते हैं। तो स्वर का प्रकार जो है ना, समय और मात्रा के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। समझे क्या? समय और मात्रा के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अगर हम लोग समय के अकॉर्डिंग देखें, ठीक ना, तो स्वर जो होगा कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? ह्रस्व स्वर। दूसरा जो अपने पास जो स्वर है दीर्घ स्वर, और तीसरा जो स्वर है उसको प्लुत स्वर बोलते हैं। ये अपने पास कितने प्रकार के स्वर हैं? 3 प्रकार के। किस बेसिस पर भाई? समय के बेसिस पर। अब समय के बेसिस पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जब हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं कि अपने पास जो स्वर हैं 11 है, लेकिन जब हिंदी की बात करें तो यहाँ पर हम लोग 10 ही लिखित रूप से यूज करते हैं, सॉरी। तो जो ह्रस्व स्वर है इसका जब उच्चारण करते हैं ना, तो उच्चारण के जो दौरान है सबसे कम समय लगता है। सबसे कम समय लगता है किसका भाई? कौन कौन से वो
स्वर है जिसका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, तो हम लोगों ने देखा था अ, हम लोगों ने देखा था छोटी ई, हमने दो लोगों छोटा ऊ, और क्या देखे थे हम लोग, एक देखे थे री, यही था ना। कौन था, री था, यही था 4 शब्द। तो मतलब जितने भी 11 अपने पास स्वर हैं, उस स्वर में जो सबसे कम समय किसी का उच्चारण करने में लगता है, तो यही 4 वर्ण है जिसको उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, और इसीलिए इसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। बात समझ में है। अब दूसरा नंबर पर जो स्वर है, ठीक, जो दूसरा नंबर पर जो स्वर है, अगर उसकी हम लोग बात करें तो वो है दीर्घ स्वर, और इनकी संख्या कितना है, 7। और दीर्घ स्वर कौन कौन सा है, हम लोगों ने बात किया था कि एक तो आ है, और बड़ी वाली ई है, फिर बड़ा वाला ऊ है, उसके बाद ए, फिर ए, उसके बाद ओ है, और फिर औ है। ये का है दीर्घ स्वर है। क्लैरिटी है इसके प्रति, यहाँ तक तो ठीक है। ये टोटल 7 है, यहाँ तक आइए। तो इसको हम लोग दीर्घ स्वर क्यों बोलते हैं। अच्छा, एक और बात समझिए, ये जो दीर्घ बोलने का मतलब क्या होता है। दीर्घ मतलब थोड़ा सा, एक होता है लघु, एक होता है दीर्घ। तो लघु छोटा को बोलते हैं, और लघु से थोड़ा जो बड़ा होता है उसको दीर्घ बोलते हैं। उसी तरीके से जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, ठीक ना, उच्चारण जब कर रहे हैं, तो उच्चारण के दौरान ठीक ना, ह्रस्व स्वर से क्या होता है, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है। बात समझ गए। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दीर्घ स्वर, ठीक ना। दीर्घ स्वर क्यों बोले, ये तो क्लैरिटी हो गया ना कि किसको बोले। इम्पोर्टेंट ये बात है ना कि इसको याद करके रखना। याद कैसे करेंगे, हम लोगों ने देखा था कि जो अपने पास ह्रस्व स्वर जो है, ह्रस्व स्वर 4 ही हैं। अ है, उसके बाद छोटी ई है, छोटा ऊ है, उसके बाद री है, यही है। अब इसमें आपको पता है अ के बाद आ आता है, ई के बाद बड़ा ई आता है, ऊ के बाद बड़ा ऊ आता है। ये हो गया वहाँ से पहला वाला वर्ग से। उसके बाद जो सेकंड वर्ग होता है, ए होता है, ए होता है, उसके बाद ओ, और उसके बाद औ, यही है ना। तो ये क्या हो गया, ये अपना दीर्घ वर्ग हो गया। तो आपको याद करने के लिए ये थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कौन सा दीर्घ वर्ग है, दीर्घ स्वर है, ठीक है ना। तो क्लियर रखिएगा। अब जो 3rd नंबर पर अपने क्या था, प्लुत स्वर। अब आता है कि प्लुत स्वर किसे बोलते हैं। तो प्लुत स्वर किसे बोलते हैं, इसको देखते हैं, ठीक ना। ये जो प्लुत स्वर है, इसका उच्चारण में, ठीक ना, उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, प्लुत स्वर में। तो भाई हम लोगों को तो पहले क्लियर कर चुका है कि स्वर जो होता है 11 ही होता है, तो ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो इसका जो प्लुत स्वर है, इसका ये है का एक संबोधित स्वर है, ठीक ना। ये संबोधित संबोधित के तौर पर यूज किया जाता है। या जैसे कि हम लोगों का जो वैदिक संस्कृत है, क्या है, वैदिक जो संस्कृत है, ये वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और इसका जो यूज होता है, उपयोग जो होता है, ठीक ना, संबोधन वगैरह करने में यूज होता है।
कहाँ पर यूज कर होता है, संबोधन में यूज होता है। साथ ही साथ मंत्रों का जब उच्चारण कर रहे हैं, ठीक ना, तो मंत्रों का जब उच्चारण करेंगे तो वहाँ पर इसका यूटिलाइज होगा। और मैंने बताया कि जो वैदिक संस्कृत है वहाँ पर भी आपका इसका यूटिलाइज होता है। तो ये तो बात समझ में आ गया। तो ये है कौन, तो ये है वो कौन सा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं हे, अर्रे, ठीक ना, वाह, ठीक ना, ओम, ठीक ना। इस तरीके से जो वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं पुलुत स्वर, ठीक है, ये होते हैं मुख्य रूप से पुलुत स्वर। तो यहाँ तक हम लोगों ने स्वर को देखा, ठीक ना। अब अगर हम लोग बात करें स्वर का, फिर एक और उच्चारण के आधार पर जो उसमें अंग कौन से इन्वॉल्व होते हैं उस बेसिस पर थोड़ा सा हम लोग समझें। तो स्वर को थोड़ा सा एक और आधार पर देखें, तो अंगों के आधार पर कौन से अंग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उच्चारण के दौरान, तो इसलिए उसका नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। तो अंगों के आधार पर क्या है, अगर बोले अंग, तो अंग बोलने का मतलब है कि हम लोग जब किसी शब्द को बोलते हैं तो हम लोगों का कंठ इन्वॉल्व होता है, तालु इन्वॉल्व होता है, उसके बाद जो मूर्धा होता है, मूर्धा इन्वॉल्व होगा, उसके बाद दंत, एक होता है आपका जो कंठ हो गया, तालु, मूर्धा, दंत, उसके बाद वो होता है, एक होता है ओठ, जिसको ओट्स बोलते हैं। तो ये मुख्य रूप से 5 अर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी शब्द को या किसी भी स्वर को, व्यंजन को, वर्ण को उच्चारण में पार्टिसिपेट होते हैं। तो जो स्वर का उच्चारण में कितने अंग है, 5 वर्ण अंग है, इन्वॉल्व है, ठीक ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो और इसी से मिलकर बनते होते हैं, तो मिश्रित स्वर भी है, मिश्रित स्वर भी है। अब आ रहा था, अच्छा एक और बात, इसको थोड़ा हटाया जाए इसको हटाया जाए, मिश्रित स्वर यहाँ रखा जाए। तो ये तो अंगों के आधार पर हो गए ये, और उसके बाद इसके मिलने के बाद जो बना है वो मिश्रित स्वर है। तो कंठ से किसका उच्चारण होता है, कंठ से जो उच्चारण होगा उसको कंठस्य वर्ग बोलते हैं, कंठस्य वर्ग बोलते हैं। तो जैसे कि अ हो गया, आ हो गया, बोलिए अ बोलिएगा या फिर आ बोलिएगा, अ बोलिए या आ बोलिए, देखिए कहाँ से आ रहा है, कंठ में अ बोलने के लिए किसी जीभ, दांत, तालु, मुद्रा का यूज नहीं हो रहा है, बल्कि कहाँ से, ये अपने आप ये कंठ से आ रहा है, अ हो गया, आ हो गया। अब अगर हम लोग छोटी ई और बड़ा ई की बात करें, तो छोटी ई का जो बात कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, तालु का यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको तालुव्य बोलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मृधा सा, तो मृधा का यूज कहाँ हो रहा है, री, बोलिए देखिए, तो री, तो जो जीभ का ऊपर वाला जो सेक्शन है वहाँ से, कहाँ से, मृधा का आपका उच्चारण हो रहा है। अब बात आ रहा है दांत का यूटिलाइज होगा, कहाँ दांत का, जैसे लिरी जो होता है, लिरी भी क्या है, एक प्रकार का स्वर है, लेकिन जो लिखते हैं ना उसमें ये यूज नहीं होता है। बस जानने के लिए, कहीं कल जाके पेपर में ना आ जाए तो आपको ये डाउट ना हो कि भाई ये भी कुछ होता है क्या, ना, ये भी एक स्वर का ही प्रकार है, ठीक ना। उसके बाद ओठ के माध्यम से कुछ स्वर हैं जिसका उच्चारण होता है, जैसे ऊ, देखिए ऊ जो बोल रहे हैं, उसके बाद छोटा बड़ा ऊ जब बोल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ना इसमें ओठ इन्वॉल्व हो रहा है। क्लियर हो गया। अब हम लोगों को देखना है कौन सा, मिश्रित स्वर। किसको देखना है भैया, मिश्रित स्वर। आइए, मिश्रित स्वर बोलने का मतलब क्या है भाई, एक बात तो समझ गए कि ये अपने पास कंठ, तालु, मुद्रा, दंत, ओठ, ये यही वर्ड है जो इसका उच्चारण होता है। तो अब कौन से वर्ड है
स्वर हैं, सॉरी स्वर है जो उसका उच्चारण हो रहा है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कि मिश्रित वाला की अगर बात करें, जैसे ए हो गया, बात समझ रहे हैं? तो ए क्या होता है? अ प्लस ए, यही होता है ना। और देखिए अ का उच्चारण कहाँ से होगा? अ का उच्चारण कंठ, बात समझ में? ए का उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ, अ प्लस तालु, दोनों से हो रहा है, कंठ प्लस तालु दोनों से हो रहा है। अगर हम लोग ए का ही बात अगर करते हैं तो ए, तो इसमें क्या हो रहा है? कंठ हो रहा है, ए ए, उसके बाद ए, तो कंठ और तालु का इसमें तालमेल दोनों आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको मिश्रित स्वर बोलते हैं। बात समझ में आ गया? दूसरा अगर हम लोग बात करें, दूसरा का अगर बात करें ओ जो है, तो ओ में क्या आ रहा है भाई? अ प्लस छोटा ओ, तो अ का उच्चारण कहाँ हो रहा है? कंठ से। ऊ का उच्चारण कहाँ हो रहा है? ऊ का उच्चारण ओठ से। बात समझ में आ गया? तब पूरे तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ओ का उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ और ओठ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कंठोस्य, कंठोस्य। अब अगर हम लोग बात करें औ की, औ की, तो औ में क्या आएगा? औ में जो है इसमें अ प्लस ओ है। औ को पता ही है कि कंठ से प्रोनाउंसिएशन होता है, और ओ के बारे में पता है कि कंठ प्लस ओ से पता, कंठोस्य से होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? कंठोस्य वर्ण है, कंठोस्य वर्ण या स्वर है। यहाँ तक तो आई थिंक हमको लग रहा है कि आपको क्लियर होगा। आइए हम लोग अब व्यंजन को देखते हैं कि व्यंजन वर्ण क्या है। अगर आप कहीं भी इशू या कंसर्न पाए तो प्लीज़ आप कमेंट के अंदर हमको बताइएगा, कहाँ दिक्कत हुआ, क्या परेशानी हुआ, आपको पूरे तरीके से डिटेल में फिर से बता दिया जाएगा, ठीक ना? आपको रिप्लाई करके बता दिया जाएगा। अब बात आ रहा है वर्ण की, तो वर्ण अपने पास कितना होता है भाई? ये 3, सॉरी कितना होता है? 33 वर्ण है, ठीक ना? अब जो वर्ण का क्लासिफिकेशन है, मतलब वर्गीकरण जो है, फिर वहीं हम लोग देखेंगे किसके बेसिस पर? अंग के बेसिस पर, कि कौन से अंग इसको प्रोनाउंसिएशन में पार्टिसिपेट होते हैं, यहाँ से एक पता चल जाएगा। उसके बाद वर्गीकरण में ही हम लोग कुछ देखेंगे कि जो कुछ व्यंजन जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक ना? कुछ जो व्यंजन होंगे उष्म वर्ग वाले व्यंजन होंगे, और कुछ जो व्यंजन होंगे, ठीक ना, संयुक्त व्यंजन होंगे, संयुक्त वर्ग व्यंजन होंगे। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि अंग बेस्ड जो वर्ण का व्यंजन का वर्गीकरण किया गया वो क्या है? अंतस्थ के हिसाब से देखेंगे कि व्यंजन कौन कौन से हैं, उष्मा के बेसिस पर देखेंगे कि कौन से व्यंजन है, और संयुक्त वर्ण के बेसिस पर हम लोग देखेंगे या वर्ग के बेसिस पर, ठीक है? तो आइए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। अंग की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने बात कर लिया है कि ये 5 ही अंग है जो भाई शब्द को, सॉरी वर्ण को उच्चारण में पार्टिसिपेट होता है। कौन कौन? एक है कंठ, कौन है? कंठ है। एक है अपना तालु, दूसरा का कौन है? वो है मुद्रा, मुद्रा। तीसरा जो है वो है ओठ, कौन है? ओठ। उसके बाद है 5वां नंबर पर, चौथा का ये था ओठ, और 5वां नंबर पर, 5th नंबर पर कौन है? दंत, यानी दांत, ये होते हैं। अब आ रहा है कि भैया ये कौन कौन है? कंठ, क से अपने शुरू हो रहा है, तो जो क वर्ग है ना, क वर्ग,
वो सब कंठ से उच्चारण होते हैं। जैसे देखिए क, ख, ग, घ, अंग, ये क्या हो रहा है, हमारे कंठ के अंदर से आ रहा है, ठीक ना। उसी तरीके से तालु वर्ग वाला देखें तो तालु से कौन आएगा, च वर्ग। कौन सा, च वर्ग। देखिए प्रोनाउंसिएशन करिए, च, च, देखिए तालु, तालु से त, सॉरी च, छ, ज, झ, या, यही हो रहा है ना। उसके बाद मुद्रा से अगर देखें तो ट वर्ग आएगा। कौन आएगा, ट। देखिए ट, ट, ट। ये जो जीभ है ना, जीभ दांत के जस्ट बगल वाला पार्ट होता है। दांत से जो थोड़ा सा ऊपर जाइएगा और जीभ थोड़ा सा जहाँ से आता है तो उसको मुद्रा बोलते हैं। देखिए तो मुद्रा कौन है, ट वर्ग, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये होता है। उसके बाद अगर हम लोग बोले जो ओठ से उच्चारण होने वाले हैं, तो ओठ से उच्चारण होने वाले जैसे कि क्या बोलेंगे, प, देखिए प वर्ग है तो देखिए प, प, फ, ब, भ, म, देख रहे हैं ना। तो प से आ रहा है, मतलब ओठ से उसका उच्चारण हो रहा है। त से देखिए दांत से, तो यह दांत से देखिएगा त, थ, तो ये जो त वर्ग है इसका उच्चारण होता है। बात समझ में आ गया कि दांत से उच्चारण करने वाले कौन है, ओठ से उच्चारण करने वाले क्या है, मुद्रा से उच्चारण करने वाले तालु से कौन है, और कंठ से कौन है। ठीक है, तो कंठ, तालु, मुद्रा। अच्छा, ये क्रोनोलॉजी में दांत पहले लिखना चाहिए क्योंकि क, ख, सॉरी क, च, ट, प, सॉरी त और प होता है, थोड़ा उल्टा हो गया। तो पहले कंठ, उसके बाद तालु, मुद्रा, दंत, ओठ, ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। अब हम लोग देखते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन है। तो भैया समझते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन है। अंतस्थ व्यंजन कहने का मतलब कौन है, तो जो यह होता है ना, र है, ल है और व है, इसको हम लोग अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो इसका जो उच्चारण है ना, उच्चारण जो जीभ होता है, ठीक ना, जीभ, तालु, दांत और जो ओठ हैं, उनको मिलाकर इसका उच्चारण होता है। किसका, अंतस्थ व्यंजन का। मतलब य, र, ल, व, ये जीभ, तालु, दांत और ओठ, ये चारों को मिलाने के बाद इसका उच्चारण होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक ना। ठीक है, एक और बात देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि इसको नाम याद भी रखना है। ये सबको ना हम लोग क वाला जो है, इसको हम लोग अंग जो वर्गीकरण किए हैं, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, तो इसको हम लोग वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वर्गीय व्यंजन। ठीक ना। साथ ही साथ इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन बोलने का मतलब क्या है कि स्पर्श के वजह से हो रहा है, कंठ, ठीक ना, कुछ होगा जो कंठ, जो उसके स्पर्श के वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, अब आ रहा था ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, तो अब हम लोग देखते हैं ऊष्म व्यंजन किसे बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन नाम से पता चल रहा है, जब हम उच्चारण करेंगे ना तो उच्चारण में रगड़ होगा या फिर हम कहें कि घर्षण होगा। बात समझ रहे हैं, रगड़ और घर्षण जहाँ भी होता है वहाँ पर ऊष्मा का उत्पत्ति होता है, ऊष्मा का उत्पत्ति होता है। अब रगड़ और घर्षण से ऊष्मा, अब जिस व्यंजन का उच्चारण करने में ऊष्मा का उत्पत्ति हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, ऊष्म
व्यंजन बोलेंगे। और ऊष्म व्यंजन के तौर पर किसे बोलते हैं? देखिए, तालाबी से जो होता है, मूर्धनी से जो होता है, और धांती से जो होता है, और ह जो होता है, ये क्या है? ऊष्म वर्ण है। बात समझ में आ गया? ऊष्म वर्ण किसे बोलते हैं? जो रगड़ और घर्षण से, तो रगड़ और घर्षण से जब हो उच्चारण होगा तो उसमें डेफिनेटली है कि ऊष्मा का उत्पत्ति होगा। और जब ऊष्मा का उत्पत्ति होगा इसीलिए इसको हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और कौन कौन से है? तालाबी स, मूर्धनी स, धांती स और ह, ये 4 गो है जो कि ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। और जो अगला जो है संयुक्त वर्ग। कौन सा? संयुक्त वर्ग। संयुक्त व्यंजन बोलेंगे तो ठीक है, या वर्ण बोले तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या वर्ग भी बोले तो ठीक है। अब आइए, संयुक्त वर्ग या संयुक्त व्यंजन किसे बोलते हैं? ठीक ना। तो संयुक्त नाम से पता चल रहा है ना, नाम से पता चल रहा है कि 2 या 2 से अधिक जो व्यंजन है उसको जोड़ने के बाद बने हैं। बात समझ में आ रहा है ना? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के जोड़ने से, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को जोड़ने पर बनता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें, ये जो छ हो गया, उसके बाद त्र हो गया, ठीक ना, उसके बाद ज्ञ हो गया, उसके बाद जो स्र हो गया, ये क्या है? ये संयुक्त वर्ण है। अगर हम लोग बात करें कैसे, तो जो अपने पास जो छ है, तो छ का अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है? क प्लस में श, धांती श। तो इस देख रहे हैं ना, 2 को ऐड करने के बाद बना है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त वर्ण। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नोट में मेंशन कर लीजिए। नोट में क्या मेंशन करना है कि कुछ जो व्यंजन होते हैं द्विस्पर्शी होते हैं। क्या होते हैं? द्विस्पर्शी व्यंजन। द्विस्पर्शी व्यंजन जैसे कि एक हो गया ड, एक हो गया ढ, इसको हम लोग द्विस्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक ना, नोट करके रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जो है ये शब्द के प्रारंभ में नहीं यूज होते हैं। कोई भी शब्द लिखेंगे ना तो ये शब्द के प्रारंभ में इसका यूज नहीं होता है। शब्द के प्रारंभ में उपयोग नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक ना, ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ तक तो ठीक है। कुछ जो व्यंजन है जैसे कि विदेशी व्यंजन बोलते हैं, उसको देखते हैं। विदेशी व्यंजन किसे कहते हैं? विदेशी व्यंजन के तौर पर अगर हम लोग बात करें, क, ठीक ना, ख, ग, सॉरी, उसके बाद क, ख, ग, उसके बाद ज, उसके बाद फ। बात समझ रहे? तो ये हो जाएंगे विदेशी व्यंजन। ये कौन है? ये जो अपने एक हिंदी के जो प्रकांड विद्वान हैं शिव प्रसाद जी, ठीक ना, आचार्य शिव प्रसाद जी, उनके द्वारा ये 5 व्यंजनों को विदेशी व्यंजन कहा जाता है। लेकिन जो अपना एनसीईआरटी जो बुक है ना, उसके द्वारा जो विदेशी जो शब्द हैं, वर्ण हैं, वो 3 ही हैं। एक तो ख है,
ठीक ना, एक ज है और उसके बाद एक फ है। ध्यान में रखिएगा यहाँ तक कि क्या है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब थोड़ा सा एक और हम लोग चीज़ को देख लेते हैं, स्वर और अनुनासिक क्या होता है। ठीक ना, कि स्वर और अनुनासिक किसे कहते हैं। सॉरी, स्वर और अनुनासिक नहीं, अनुस्वार और अनुनासिक। क्या टॉपिक है, अनुस्वार और अनुनासिक। ये दो चीज़ों को देखना है, अनुस्वार और अनुनासिक को। अनुस्वार का शब्द सिंबल कैसा होता है, आप देखे होंगे कि कोई वर्ड लिखा रहता है उसके ऊपर बिंदु होता है। अनुनासिक का होता है, ये जो चंद्रमा होता है उसमें साथ में बिंदु होता है, तो ये होता है अनुनासिक। ठीक ना, इसका नाम अनुनासिक क्यों पड़ा, तो जब इसका उच्चारण होगा ना तो नाक से, ठीक ना, जो सांस होती है ना, नाक से जो सांस होगी कम निकलती है, तथा जो मुंह है ना, मुंह से ज़्यादा सांस निकलती है, बात समझे। ये है किसका, अनुनासिक का। ठीक है, लेकिन अनुस्वार का क्या है, ये क्या है कि जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो उस समय नाक से, ठीक ना, से ज़्यादा सांस निकलती है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ होता है, जो हम लोग अगर शब्द लिखते हैं, ठीक ना, जैसे तत्सम शब्द हो गया, तद्भव शब्द हो गया, तो उस जगहों पर उसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं, किसका, अनुस्वार का और अनुनासिक का। ठीक है ना, तो ये तक हम लोगों का यहाँ तक ये रहा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अब अपने अलगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे शब्द। तो शब्द क्या है, शब्द है वर्ण जो होते हैं, तो वर्णों के जो सार्थक मेल है, सार्थक मेल, बात समझ रहे हैं ना। सार्थक मेल कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी वर्ण को मिलाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ अच्छी मीनिंग आनी चाहिए, सही ढंग का कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है ना, सुंदर अर्थ निकले उसको सार्थक बोलते हैं। तो वर्णों को जब सार्थक मेल करते हैं तो उससे क्या बनता है, शब्द बनता है। बात समझ में आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द बोलते हैं। अब ये जो शब्द होता है ना, शब्द जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग विकारी शब्द। क्या बोलेंगे उसको, विकारी शब्द। और दूसरे को क्या बोलेंगे हम लोग, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, बात समझ में आ गया। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। बात आ रहा है कि विकारी शब्द कितने होते हैं, तो विकारी शब्द होते हैं 4, अविकारी शब्द भी होते हैं 4। हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे कि क्या क्या होता है। अब अगर हम विकारी शब्द बोल रहे हैं, ठीक ना, तो विकारी शब्द का मतलब क्या है कि हम किसी चीज़ का जब उच्चारण करते हैं तो उसमें कुछ विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब यानी कुछ परिवर्तन होने लगता है।
अगर कोई शब्द है, ठीक ना, ये कोई शब्द, अगर कोई शब्द हो गया, ठीक ना, मान लीजिए कि कोई शब्द एक्स है, ठीक है, कोई शब्द एक्स है और लिंग, वचन, काल और कारक, ये चार, ठीक ना, शब्दांश है, हिंदी ग्रामर के मतलब टूल्स हैं। जब हम किसी शब्द में लिंग, वचन, काल, कारक को जब ऐड करते हैं तो क्या होते हैं, वो परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, समझे? और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को बोलते हैं कि वह शब्द क्या है? विकारी शब्द है, विकारी शब्द है। बात क्लियर हुआ क्या? देखो है क्या कि कोई शब्द होगा, उसमें हम लोग लिंग को जोड़ेंगे, मतलब स्त्री पुरुष जो होते हैं उसको, या फिर वचन के हिसाब से एक वचन, बहुवचन और अन्य वचन जो होता है, ठीक ना, या काल जो होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, उसके हिसाब से। या कारक होता है, कर्ता ने क्रम को करण से अप्रदान के लिए संप्रदान, ऐसे करके। तो अगर हम किसी को अगर ऐड करते हैं और उसमें उसके अर्थ बदल जाते हैं, ठीक ना, परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? विकारी शब्द, यानी कि वो बेकार हो गया, बदल गया। बात समझ में आ गया? उदाहरण के तौर पर इसमें कौन कौन से शब्द आएगा विकारी के शब्द? विकारी के अंतर्गत, तो विकारी के अंतर्गत संज्ञा आता है। कौन आता है? संज्ञा आता है। दूसरा जो शब्द आता है वो जो सर्वनाम जो होते हैं वो आता है। सर्वनाम के बाद क्रिया आता है। कौन आएगा? क्रिया। और चौथा नंबर पर जो आता है वो है विशेषण। तो विकारी शब्द कितने हैं? 4। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आ रहा है अविकारी शब्द किसे बोलते हैं? किसको? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, ठीक है। जस्ट विकारी का उल्टा, क्योंकि अ लग गया है ना, अ प्लस विकारी। तो आपको पता है विकारी जो होगा उस पे जब अ लग गया तो उसका मीनिंग अपोजिट हो जाता है, विलोम हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो शब्द जो लिंग, ठीक ना, वचन, ठीक ना, कारक और काल के ऐड करने पर उसमें कोई परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो, उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम लोग अविकारी शब्द। बात समझ गए? अविकारी शब्द। तो अब इस अविकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। कौन कौन सा होगा? वो होगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक को देखेंगे। दूसरा होगा संबंध बोधक, बात समझ रहे हैं? तीसरा जो होगा समुच्चय बोधक, हम लोग सब समझेंगे बड़ी बारीकी से, कहीं भी छोड़ना नहीं है। और हम लोगों का जो टारगेट है एग्ज़ाम का क्रैक करना, उसमें हम लोग उसको क्रैक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो चौथा होगा वो होगा विस्मयादि बोधक, ठीक है। एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब विकारी शब्द के तौर पर अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर देख लें, उदाहरण कौन कौन है, तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें, ऊपर पर लिंग, वचन, काल, कारक, इस पर कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, लगाओ ना। ऊपरी नहीं, ऊपरी बोल रहे हैं तो ऊपरी बोल रहे हैं। वचन मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो होते हैं, इसको यूज करने के बाद भी इसका कोई मीनिंग नहीं चेंज होने वाला है। नीचे, ठीक ना, दाएं, ठीक ना, बाएं, इसका यूटिलाइज करने पर इसका मीनिंग में कोई अंतर नहीं आने वाला है। बात समझ गए? उसी तरीके से जो हम लोगों ने विकारी शब्द देखा था कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है, तो ये क्या है? इसमें हम अगर
ये चार चीज़ जो हम बताएं, लिंग, वचन, काल, कारक, इसका यूटिलाइज कर लेते हैं, उस शब्द के साथ जोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे संज्ञा में अगर हम लोग बोले कि कोई नाम ही ले लेते हैं, ठीक ना, जैसे अगर हम लोग बोले कि किसी शब्द का यूटिलाइज कर लेते हैं तो उसके हिसाब से हम लोगों को पता चल जाएगा कि अगर कोई भी शब्द है, जैसे हिमालय, ठीक ना, हिमालय हो गया, तो हिमालय में जब हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई काल को जोड़ लेते हैं, ठीक ना, या कारक को जोड़ते हैं, तो हिमालय में ने जोड़ देते हैं या फिर का जोड़ लेते हैं, ठीक ना, कुछ भी जोड़ लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, अर्थ बदल जाए। हिमालय अगर बोल रहे थे एक को बता, जब हिमालय ने बोल रहे थे इसका बदल गया, हिमालय का बोल रहे थे उसका अर्थ बदल गया। बात समझ रहे हैं ना। तो हम लिंग, वचन, काल, कारक जो है इसको हम ऐड करते हैं, तो अगर उसका शब्द में परिवर्तन आ रहा है तो हम बोलेंगे कि भैया क्या है, ये एक विकारी शब्द है। क्लियर हो गया। अब विकारी शब्द के अंतर्गत चार शब्द आते हैं, संज्ञा आते हैं, सर्वनाम आते हैं, क्रिया आते हैं और विशेषण आते हैं। ये चार शब्द हैं। तो हम लोग एक एक करके विकारी शब्द जो है उसको देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्या है। तो पहला जो अपना विकारी शब्द होगा उसको हम लोग देखते हैं, उसका नाम संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग संज्ञा का मतलब समझे, अर्थ समझे, ठीक ना, ठीक ना, तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है, मतलब भी होता है नाम। जैसे इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाउन बोलते हैं। और नाउन का मीनिंग होता है क्या है, नाम, नाउन का मतलब होता है नेम। बात समझ गए? नाम, नाउन को हम लोग नेम बोलते हैं। तो ये नेम किसका होगा, किसका नेम होगा? तो नेम जो होता है ये आपका भाव का होगा। नेम जो होगा किसी व्यक्ति का होगा, ठीक ना। नेम जो होगा किसी जाति का होगा, नेम जो किसी समूह का होगा, और नेम जो किसी द्रव्य जो पदार्थ होता है उसका होगा। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से किसी न किसी का नाम होता है, किसी भाव का, किसी व्यक्ति का, किसी जाति का, किसी समूह का, किसी द्रव्य का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संज्ञा। समझ गए? ये होता है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। थोड़ी सी अब हम लोग बात कर रहे थे संज्ञा का। तो संज्ञा का उत्पत्ति के अब हम लोग प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे? संज्ञा का टाइप, कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है, नाउन कितने प्रकार का होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं कि संज्ञा के प्रकार क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। संज्ञा के प्रकार, ठीक ना। तो प्रकार का भी हम लोग बेसिस के बेसिस पर देखेंगे, ठीक ना। प्रकार जो अपना पहला जो संज्ञा का टाइप होगा, ठीक ना, ऑन द बेसिस ऑफ अर्थ, अर्थ के बेसिस पर। दूसरा जो होगा उत्पत्ति के बेसिस पर, ठीक ना। अर्थ के बेसिस पर अगर हम लोग बात करें तो व्यक्ति वाचक संज्ञा होगा। दूसरा जो होगा भाववाचक होगा। थर्ड जातिवाचक होगा। फोर्थ जो होगा समूह वाचक होगा। और फिफ्थ जो होगा द्रव्यवाचक होगा।
बात समझ गए। तो ये अर्थ के बेसिस पर नाउन के प्रकार है हम लोग। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है गणनीय, जिसको हम लोग काउंटिंग कर सके, गिन सके, और एक होता है अगणनीय। एक होता है अगणनीय, मतलब अनगिनत, जिसको हम लोग काउंटिंग ना कर सके। यही है। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। अर्थ के आधार पर हम लोगों ने देखा है कि 5 प्रकार का है। कौन कौन सा? पहला है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात समझ रहे हैं? व्यक्तिवाचक कहने का मतलब क्या है? इस नाउन के द्वारा, ठीक ना, इस नाउन के द्वारा होता क्या है, किसी वस्तु, ठीक ना, या फिर जो व्यक्ति हैं, ठीक ना, उनके नाम को बोध होता है। वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा से, ठीक ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग, उदाहरण के तौर पर अगर लोग बात करें, जैसे कि बोले राम, जैसे बोले गांधी जी, ठीक ना, गांधी जी, गंगा, गंगा, काशी। बात समझ रहे हैं? उत्तर, पश्चिम। बात समझ गए? भारत, भूटान, नेपाल, ठीक ना, जैसे कि भारतीय, रूसी, ठीक ना, जैसे कि काला सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। अगर बात हम लोग जैसे नदी के बेसिस पर देखें तो ये हो जाएगा कृष्णा, कावेरी। तो ये सब का, ये सब नाम है। बात समझ में आ रहा? तो जो भी नाम होते हैं किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो अपने दूसरा जो टॉपिक है वो है भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहने का मतलब क्या है कि वैसा शब्द, ठीक ना, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा कहने का मतलब क्या है कि वह शब्द, कोई भी एक शब्द होगा जिससे क्या हो, वस्तु के, ठीक ना, वस्तु के या व्यक्ति के, ठीक ना, गुण का पता चले, या फिर उस व्यक्ति के धर्म का पता चले, या उस व्यक्ति के दशा का पता चले, ठीक ना, या उस व्यक्ति का व्यापार का बारे में पता चले, ठीक ना। जिस शब्द से किसी वस्तु के या फिर व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा का बात पता चले तो हम कहेंगे कि वह जो शब्द है वह भाववाचक शब्द है। क्या है? भाववाचक शब्द यानी संज्ञा है। बात समझ में आ रहा है ना? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यहाँ तक तो क्लियर हुआ। एग्जाम्पल के, उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें, उदाहरण के तौर पर देखें तो उदाहरण के तौर पर बूढ़ा, बूढ़ा क्या हो गया? भाव हो गया ना।
अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी बूढ़ा बोल रहे हैं, बुढ़ापा, ठीक है ना, लड़कपन, ठीक है, मित्रता, फ्रेंडशिप जिसको बोलते हैं, या पंडिताई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या बता रहा है, किसी व्यक्ति होगा तो वो बूढ़ा है तो उसका बुढ़ापा बता रहा है, यानी दशा के बारे में बता रहा है। लड़कपन उस भी दशा के बारे में बता रहा है। मित्रता किसी गुण के बारे में बता रहा है। पंडिताई किसी गुण के बारे में बता रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या है, ये आपका भाववाचक है, किसी के भाव को क्या कर रहा है, उसको दिखा रहा है, वो शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाता है। यहाँ तक ठीक है। तीसरा जो हम लोगों को देखना है, तीसरा क्या था, जातिवाचक। क्या है तीसरा, जातिवाचक। जातिवाचक कहने का मतलब क्या है, जातिवाचक, तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं। तो वह शब्द, ठीक ना, किसी वस्तु का, यानी कि जो वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति हो, ठीक ना, ठीक, उनकी जाति का बोध हो रहा है। किस चीज़ का बोध हो रहा है, उनकी जाति का बोध हो, उनकी जाति का बोध हो। बोध मतलब मालूम होना, ज्ञात होना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि अगर हम लोग बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लड़का, तो लड़का क्या है, ये किसी जाति का सिग्निफाई कर रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि ये मेल है, किसी जात का मतलब यही हो गया। अगर हम लोग बोल रहे हैं नदी, तो नदी बोल रहे हैं तो हम पूरे नदी के बारे में बोल रहे हैं, किसी एक पार्टिकुलर नदी के बारे में नहीं बोल रहे हैं कि गंगा नदी, ठीक ना, गंडक नदी, ठीक ना, कोसी नदी, बागमती नदी, पुनपुन नदी, करमनाशा नदी, ये हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, जब अगर हम नदी बोल रहे हैं तो बिहार में जितने नदियाँ हो, या भारत में कितनी भी नदियाँ हो, या दुनिया के कितनी भी नदियाँ हो, हम पूरे नदी की बात कर रहे हैं। यानी कि हम किस पूरे एक समूह की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ उसकी जात की बात कर रहे हैं, ठीक ना। ग्रुप कहना थोड़ा सही नहीं लग रहा, मतलब कि उसकी कहने से उसे ये पता चल रहा है कि हम किसी बारे में बात कर रहे हैं, जिससे उसकी पता चल रहा है, ठीक है। अब जो है अपना अगला टॉपिक क्या था, हम लोगों ने क्या देखा, भाव देख लिया, जाति देख लिया। अब जो चौथा नंबर जो अपना नाउन है, वो है समूह वाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो फिर वही बात, वैसा शब्द, ठीक ना, जिससे क्या पता चले, जिससे वस्तु का, ठीक ना, या फिर व्यक्ति का, ठीक ना, क्या पता चले, ग्रुप का मालूम हो। ग्रुप यानी समूह का बोध हो। बात समझ रहे हैं ना। उसी को क्या बोलते हैं, उस शब्द को हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। बात समझ में आ गया, क्लियर है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें, तो जैसे सभा, दल, ठीक ना, गिरोह हो गया, ठीक ना, गुच्छा हो गया, ठीक है। उसके बाद मंडल हो गया, घौद हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब ग्रुप के बारे में बता रहा है।
अच्छा, ये हम लोग बोले थे कि ये विकारी है। विकारी कैसे पता चल रहा है कि अगर हम काल को इसमें जोड़ दें, सभाएं, दलें, दलों का, दलों ने, गिरोहों ने, तो अब इसका अलग अलग कारक को जोड़ने से इसका मतलब बदलते जा रहा है। बात समझ में आया? इसलिए इसको हम लोग विकारी बोलते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग जो अपना 5वां टॉपिक होगा उसका नाम है क्या? उसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या नाम है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक कहने का मतलब क्या है कि फिर एक वही मिलता जुलता डेफिनेशन, वैसा शब्द जिससे क्या हो, जिससे किसी वस्तु का, ठीक ना, किसी वस्तु का क्या हो, नाप तौल का बोध हो रहा हो, नाप तौल मेजरमेंट का बारे में पता चल रहा हो, नाप तौल का, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? उस शब्द को हम लोग बोलेंगे कि भैया ये द्रव्यवाचक की बात चल रही है। द्रव्यवाचक, द्रव्य का मतलब होता है क्या है? मटेरियल होता है, खाने वाला चीज़। तो जिसे द्रव्य हो गया मतलब खाने का नहीं, हर वो चीज़ खाने का ही एगो मतलब नहीं, और भी चीज़ है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं लोहा की, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? सोना की। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? चांदी की। ठीक ना? हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? दूध की। बात कर रहे हैं किसकी? पानी की। तो ये जो है किस चीज़ की बात कर रहा है? द्रव्यवाचक संज्ञा की बात कर रहा है। क्लियर है ना यहाँ तक? तो संज्ञा का हम लोगों ने प्रकार देखा, किस बेसिस पर हम लोगों ने देखा? अर्थ के आधार पर देखा। अब जो है संज्ञा का हम लोग प्रकार देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। किसके बेसिस पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो संज्ञा का प्रकार, ठीक ना? एक बात और याद रखें, ये जो संज्ञा का प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर, खाली इसको जानना है। बाय द वे आएगा कि नहीं आएगा ये आपको इंग्लिश में हेल्प कर देगा, जिसको हम लोग काउंटेबल और नॉन काउंटेबल बोलते हैं। ठीक ना? तो जो संज्ञा का प्रकार किसके आधार पर हम लोगों ने देखा? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक ना? उत्पत्ति के आधार पर दो है। कौन कौन भाई? दो है आपका गणनीय, एक को बोलते हैं गणनीय, एक को हम लोग बोलते हैं अगणनीय। बात समझ रहे हैं? ये दो है, गणनीय और अगणनीय। तो इसमें कौन कौन से आएगा जो अर्थ के आधार पर हम लोगों ने देखा था? 3 को। एक होता है व्यक्ति, दूसरा का है समूह, एक है जाति। इसमें कौन कौन सा आएगा? भाव आ जाएगा और एक आ जाएगा द्रव्य। ठीक ना? तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। यहाँ तक के लिए आपको धन्यवाद।